पेरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी अभी दिवाली मना चुके हैं, तो आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर हम किस चीज़ की बात करेंगे भाई? जो हमने दिवाली से पहले चैप्टर्स पढ़े थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसी चैप्टर से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, तो अपने प्रैक्टिस सेट को हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो कौन सा है? वो क्वेश्चन है आपका, अग्निशमन कपड़े किससे बने होते हैं? अब देखो, अग्निशमन कपड़े बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अग्निशमन कपड़ों को बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अग्निशमन मतलब क्या? आपने वो मूवी देखी है द बर्निंग ट्रेन? उसके अंदर जो हीरोज़ होते हैं वो सिल्वर कलर के कुछ कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है, ताकि उनके शरीर को आग ना लगे। तो इसका मतलब ऐसे कपड़े की आवश्यकता होगी जो जले ना। और इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या करता है, जो जलते नहीं हैं, यानी कि जो फायर रेजिस्टेंट होता है, आग से जलता नहीं है? ए है माइका यानी कि अभ्रक, बी है एस्बेस्टस यानी कि अदह, सी है लोहा यानी कि आयरन, और डी है शेल खड़ी यानी कि आपका स्टीएटाइट। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? तो देखो, जितने भी यहाँ पे छात्र हैं वो जल्दी से एक बार इसका आंसर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो आंसर देंगे वो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? ठीक, तो देखो बच्चों, मेरे को जो है ना आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, शायद कोई नेटवर्क इशू है। और यहाँ पे हम लोग एक और बात समझते हैं कि इन केस आपका कोई भी यहाँ पे डाउट रह जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, फिर हम कल की क्लास में उसको लेते हैं। और अभी यहाँ पे क्लास को शेयर कर देना अगर जो है क्लास समझ में आ रही हो तो चलिए, यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ किसकी, फायर फाइटिंग क्लोथ्स की, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है? यहाँ पे आपका एस्बेस्टस यानी कि अदह आंसर आ जाता है। कि जो अदह जो होता है, मतलब जो जलता नहीं है, उस चीज़ की बात हो रही है। तो अदह किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा? फायर फाइटिंग क्लोथ्स में, ताकि इंसान जब जाए किसी को आग से बचाने के लिए तो उसके शरीर के ऊपर कोई खरोच ना आए, आग से वह जले नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था आपका अग्निशमन कपड़े, इसमें किसका इस्तेमाल होता है? एस्बेस्टस यानी कि अदह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग करते हैं, क्यों? आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें हम आर्गन का प्रयोग किस लिए करते हैं? पहला है, इसकी क्रियाशीलता धातुओं के साथ कम होती है, यह धातुओं का गलनांक कम कर देती है। तीसरा है, ये अति ज्वलनशील होती है। और चौथा है, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। क्या उत्तर देंगे आप? कि आर्क वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी दो चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करते हो, ठीक है। उसमें आप हीट प्रोवाइड करते हो, और हीट के साथ साथ ना ऐसे ना दो वेंट्स होती हैं उसमें, ऐसे प्रकार के दो वेंट्स होते हैं उसमें अंदर, ठीक है। इन दो वेंट में क्या होगा, एक से आपका जो है हीट आती है, हीट के साथ साथ दूसरी वेंट से आपका आर्गन गैस आती है। तो वो जो गैस आ रही है वह किस लिए आ रही है? ए, लो रिएक्टिविटी होती है उसकी मेटल्स के साथ। बी, एबिलिटी टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, किसी भी मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को वो कम कर देती है। तीसरा है, हाई फ्लेमेबिलिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, जिस वजह से आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और चौथा आ जाता है, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। एक बार अटेम्प्ट कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं कि देखो, सिंपल सी चीज़ है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोहे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब आपने हीट दी यहाँ पे, तो हीट देने के कारण क्या होगा कि अब यहाँ पे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन होगी आयरन के आसपास, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, सारी चीज़ें इसके आसपास अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है हम जब आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या मिल रहा है, उसके आसपास सारी गैसेस अवेलेबल हैं,
ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में ही हम करते हैं उसको। तो अब क्या होगा, उन गैसेस के कारण क्या होगा, वो जो आपका जब आप वेल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा हीट की प्रेजेंस में, और उससे क्या होगा, हमारी वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो आपके आयरन को या फिर जो भी आपका प्रोसेस है उसको हम क्या करने के लिए, उसको हम एक बेहतर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम वहाँ पे आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ पे वह किसी और अन्य चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे और वहाँ पे वेल्डिंग एक प्रॉपर तरीके से हो। तो हम यहाँ पे आर्गन का ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो आर्गन होता है इसकी धातुओं के साथ क्रियाशीलता कम होती है, यानी कि यह आपका मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आर्क वेल्डिंग में आप लोग आर्गन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सिंस द कमेंट्स आर नॉट विजिबल, तो अभी क्या करेंगे, मैंने ये मान लिया कि आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 18 कैरेट शुद्ध सोने में 18 कैरेट्स का जो शुद्ध सोना होता है उसमें कितनी मात्रा होती है सोने की। जब हम कहते हैं ना कि मतलब परसेंटेज में पूछा गया है यहाँ कितना आपका सोना होता है, तो देखो हम जब भी सोने की शुद्धता की बात करते हैं, यहाँ पे आपका 24 कैरेट जो सोना होता है उसको हम 100% प्योर मानते हैं, ठीक है। अगर 24 कैरेट सोना 100% प्योर है तो आपका 18 कैरेट सोना क्या होगा, आप क्या करोगे 100/24 इंटू 18 कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 6 3 18, 6 4 24, 4 25 100, आंसर क्या हो जाता है आपका 75% यहाँ पे आंसर आ जाता है। सिंपल सी चीज़ है, कैसे करोगे भैया, 24 पेंसिल तुम 100 रुपए की खरीद के लाए, तो बताओ 18 पेंसिल कितने की खरीद के लाओगे। बचपन में मैथ्स लगाते थे ना, सिर्फ वही करना है कि 24 पेंसिल आप खरीद के लाए थे 100 रुपए की, तो बताओ 18 पेंसिल कितने की खरीद के लाओगे। तो आप 18 पेंसिल करने से पहले बचपन में क्या करते थे कि एक पेंसिल कितने की आई, तो आप क्या करोगे 100/24, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आपकी 18 पेंसिल कितने की आई, तो आप क्या करते 100/24 गुणा 18 कर देते, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है आपकी अल्टीमेटली 75 रुपीज़ आ जाती है। और यहाँ पे हमने रुपीज़ क्या माना है, परसेंटेज को माना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे और इतना लंबा मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम सेव होता है। देखो एक एक स्टेप को करने के अंदर ना आपके सेकेंड्स जाते हैं, तो उन सेकेंड्स को वेस्ट नहीं करना है, और वेस्ट नहीं करोगे तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपको अपने टारगेट तक पहुंचने में ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, आप में से अपने आंसर को खुद ही आप मापेंगे। जिस बच्चे ने आंसर किया है 75% उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन जो गैस है उसकी खोज किसने करी। ए है कार्ल शील, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है हेजनबर्ग और चौथा है विलियम्स। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन आपका एक नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, और इस अधातु की खोज किसने करी थी, इस अधातु की खोज करी है कार्ल शील ने। किसने करी है, कार्ल शील ने आपकी इस अधातु की खोज करी है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कार्ल शील, यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चांदी का क्षय हवा में उपस्थित डैश के कारण होता है। भाई देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर पेपर में आ चुका है और कई कई बार आ चुका है। ये आपका रेलवेज के एग्जाम में भी आ चुका है, ये आपका सीडीएस के एग्जाम में भी आ चुका है, यह आपका अन्य अलग अलग एग्जाम्स में भी आ चुका है, ठीक है। तो अब आप ये समझिए, एसएससी में कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस तक में पूछ रखा है इसको, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो चांदी जो होती है ना, आपने देखा होगा, आप जो चांदी पहनती हैं मम्मियाँ, पैरों में पायल पहनती हैं, बिछुए पहनती हैं, तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद काली हो जाती है, ठीक है। तो वो काली जब हुई तो वह किसके कारण हो रही है काली, आपको यह बताना है, ठीक है। अब वो किसके कारण काली हो रही है, ए ऑक्सीजन के कारण, बी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, सी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और डी नाइट्रोजन के कारण। तो यहाँ देखो ये जो सिल्वर होता है ये ना ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता,
ठीक है, इसकी कोई प्रतिक्रियाशीलता नहीं है, इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती ऑक्सीजन के साथ। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन समझते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन उत्तर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या उत्तर देना है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो आपकी सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, वह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, और इसकी वजह से वहाँ पे सिल्वर सल्फाइड हमें मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो चांदी है वह काली हो जाती है। ठीक है, तो चांदी के बर्तन क्यों काले हुए, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैस है या अनरिएक्टिव गैस है। जब मैं अनरिएक्टिव गैस की बात करती हूँ तो आपके अनरिएक्टिव गैसेस जो होती है ना, वह क्या है, उनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी जो संतुष्ट है। भाई देखो, नोबल किसको बोला जाता है, जिसको जो है ना किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई नोबल पर्सन है, नोबल पर्सन मतलब भाई बहुत ही महात्मा संत इंसान है। क्यों है भाई, क्योंकि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना किसी से लेना एक ना देना दो। ठीक है, तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी होंगी, आपके वो एटम्स होंगे या वो गैसेस होंगी जो क्या हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसमें आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि समूह 18 के तत्व आ जाते हैं। और वो कौन से हैं, वो है आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, आपके यह क्या है, और उसके बाद गैसोन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके सारे के सारे ग्रुप 18 के तत्व हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, अब इनमें से आप क्या देखोगे कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, आर्गन अवेलेबल है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन आ जाएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि हीना और करीना का एक्स रेडेड अगेन। भैया हीना और करीना हैं, उनका क्या है, उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड या समथिंग भी, कुछ भी मान लो, उसने फिर से रेड डाली है किसी जगह पे, सीबीआई बीबीआई में वो कहीं। ठीक है, तो हीना और करीना का एक्स ने एक्स रेडेड अगेन। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप इसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब करेंगे तब इसको और देखेंगे। हीना और करीना का एक्स, करीना का एक्स रेडेड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हीना और करीना का एक्स रेडेड अगेन। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना रह गया ना, एक सेकेंड, नियॉन रह गया है, वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन और एसोगन। ठीक है, तो यहाँ पे ही मीन्स हीना, मतलब हीलियम, और ना मीन्स नियॉन। ठीक है, चलो तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा आपका, आर्गन यहाँ पे उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और जब वाटर का रिएक्शन होता है, देखो इंग्लिश में इसको लिखा गया है तो ये मत समझना कि हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ अगर लिखा होता तो इसको हम क्या लिख देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल की जब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है। ए है आपका मैग्नीशियम MgOH होल थ्राइस, दूसरा है Mg2OH, तीसरा है MgO2H होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम देखते हैं, जब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने क्या देखा था कि भैया जो भी आपके मेटल्स होते हैं ना, अगर मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे ये जो वाटर के आयंस हैं ये क्या करेंगे, ये एक अच्छा खासा हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो जो मैग्नीशियम होता है उसकी वैलेंसी होती है 2+। ठीक है, और जो OH आयंस होते हैं उसकी वैलेंसी होती है -। तो यहाँ पे ये जो 2+ है और यहाँ ये जो माइनस है, ये क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड,
यहाँ पे ये जो 2+ है और ये जो माइनस है यह क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज मीन्स क्या, आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के देने हैं, किसको देने हैं, OH- को देने हैं। तो यहाँ पे आपको कितने OH- चाहिएंगे, इसका भैया 1 इलेक्ट्रॉन तो इस OH- ने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और OH- लेगा, तो इस वजह से यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या बनता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपका यह कंपाउंड बनेगा। जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा समझेंगे। मैं ये कह रही हूं कि आपका जो मैग्नीशियम है उसकी आयनिक वैलेंसी होती है 2+, बनता है साथ में जब इनका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनमें से हाइड्रोक्साइड ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये दोनों, तो ये भी हो सकता है, ये 3 आपके हाइड्रोक्साइड है, सी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोक्साइड में HO2 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, आप देखते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो सही करने के लिए क्या चाहिए भाई, देखो मेटल, ये जो मैग्नीशियम था इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं, डोनेट करने हैं। ठीक है, और ये OH क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके एक OH- ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे OH- ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, MgOH होल ट्वाइस मिल जाता है। इसको करने का एक और तरीका है, जैसे आप बचपन में किया करते थे 9th में, कि ये रहा आपका Mg और ये रहा OH। OH में होती है नेगेटिव वैलेंसी, Mg में होती है +2 की वैलेंसी। आप इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Mg तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे Mg तो 1 हो जाएगा लेकिन OH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होप सो आपको बात क्लियर हुई होगी। ना समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो, तो इनमें से किसकी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। क्वेश्चन के मतलब ये जो पेपर है इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। जब ये PCS में आ सकते हैं तो आपका तो पेपर फिर भी जेल वार्डर का है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से किसकी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। गोल्ड है, सिल्वर है, पोटेशियम है या एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ देखो, मैंने आपको जब मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो पहले ही दिन बताया था, इनमें से जो कोई भी पतली चादरों में बीट किया जाता है उसको मैलिएबल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं, इनकी उसकी पतली हमने चादर बना दी। तो अब ये जो मैलिएबल चीज होती है यह इसमें कौन सी होगी भाई, सोना होगा, चांदी होगा और एल्यूमिनियम होगा, लेकिन पोटेशियम आपकी एक अधातु होती है इसलिए यह बिल्कुल भी मैलिएबल नहीं होती है। ठीक है, तो यह क्या है, आपकी मैलिएबल नहीं है, इसकी आप पतली चादरें नहीं बना सकते हो। ठीक है, चलिए इनमें से सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन है, गोल्ड है, फिर उसके बाद आपका सिल्वर आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैलिएबल की हिंदी क्या होती है, आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा। तो मैलिएबल की हिंदी होती है आघातवर्धनीय। ठीक है, क्या होती है मैलिएबल की हिंदी, आघातवर्धनीय होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से सामान्यतः सोडियम को डैश में रखा जाता है। सोडियम इज कॉमनली केप्ट अंडर द या इन द एल्कोहल, वाटर, अमोनिया या कैरोसिन ऑयल। शराब में, जल में, अमोनिया में या फिर मिट्टी के तेल में। ठीक है, आप इनमें से किस में रखते हैं सोडियम को कॉमनली, शराब में, जल में, अमोनिया में या मिट्टी के तेल में। तो आप क्या देखते हो कि ये जो आपका सोडियम होता है ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, अगर ओपन रखोगे हवा के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो जल जाता है। पानी में डालते हो तो पानी में भी वहाँ उसको ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ भी वह जल जाता है। हम कहते हैं ना पानी पे आग लग गई, तो पानी में आग लगाने वाला यही तत्व है। ठीक है, फिर इसके अलावा अमोनिया में भी यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, जहाँ पे इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती और यह सुरक्षित रहता है। ठीक है, यह जलता नहीं है या नष्ट नहीं होता है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आप लोगों के लिए। किसी मनुष्य को गोली लगने पर अगर उसे ना निकाला जाए तो उसकी डैश के विष से, तो उसकी मृत्यु डैश के विष से हो सकती है। If bullets could not be removed from the gunshot injury of a man, it may cause poisoning by mercury यानी कि पारा, लेड यानी कि सीसा, आयरन यानी लोहा या आर्सेनिक। तो आप यहाँ क्या देखोगे कि भाई जो हम बुलेट्स यूज करते हैं, वो जो बुलेट्स होते हैं उनके अंदर एक विषाक्त धातु इस्तेमाल करी जाती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है लेड यानी कि सीसा। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, पीबी इसका सिंबल होता है। तो यह जो आपका पीबी सिंबल वाला लेड होता है ये काफी ज्यादा विषाक्त होता है, इंसान के रक्त के साथ मिलकर ये क्या करता है, पूरे शरीर में फैलाता है और इसी कारण क्या होगा, इसी कारण गोली लगने पे इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर यह लेड को ना निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि रक्त के साथ पूरे शरीर में संचरित होकर टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी कि विषाक्त पदार्थ को फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लेड पेंसिल में सीसा की मात्रा डैश होती है। जो आपकी लेड पेंसिल होती है ना, हम जो कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, छिलने वाली वो जिसको हम छीलते हैं पेंसिल को ऐसे ऐसे करके, नटराज वाली बचपन में जो इस्तेमाल करी थी। ठीक है, तो वो जो आपकी पेंसिल होती है लेड पेंसिल, उसके अंदर लेड की कितनी मात्रा होती है, कितनी परसेंटेज होती है, 0%, 31 to 66%, 40% या 80%? क्या रहेगा यहाँ पे उत्तर? अब इस वाले में ना बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, एक और ऑप्शन दे देती हूँ, वो ऑप्शन है 100%। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे उत्तर जो हैं इनमें से कुछ एक मार्क कर देते हैं, लेकिन ये जो लेड होता है, लेड पेंसिल हम उसको बोलते हैं, लेकिन उसमें सीसा नहीं होता। नहीं तो सोचो, अभी अभी बताया था कि लेड की वजह से क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है। बच्चों को बड़ा शौक होता है पेंसिल खाने का, ठीक है, पेंसिल के सिक्के खाने का। ठीक, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे जो पेंसिल उसने खाई है, वो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो 0% लेड है, तो फिर क्या है जो लिखने में मदद कर रहा है, तो आपका लेड की बजाय क्या इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। और ग्रेफाइट क्या है आपका, ग्रेफाइट आपका एक प्रकार का नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है ये, कार्बन एलोट्रॉप है ये। ठीक है, जो क्या है, जो आपका नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, ये आपका एक इकलौता ऐसा धातु है जिसमें आपको अगर कभी भी ये लगे ना कि हमें कोई एक्सेप्शन लिखना है, ठीक है, तो उस एक्सेप्शन में हर जगह आप ग्रेफाइट जनरली मार्क कर सकते हो। जनरली बोला है क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस में आपको ब्रोमीन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। यह अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। बताओ जी, अभी अभी मैं इसका डिस्कशन कर ही रही थी और यही आ गया। अब जिसका आंसर इसने गलत दिया वो तो सुन ही नहीं रहा मेरी क्लास को, इसका मतलब। अच्छा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्या करना है आपको पता है ना, ऐसे करके शेयर का एक बटन होगा, उस शेयर के बटन को क्या करेंगे आप, क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, एक अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो यहाँ देखो ये जो तीनों हैं, ये तीनों गैसियस स्टेट में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ये जो ब्रोमीन होता है, ये आपका एक पहली चीज तो ये हैलोजन है। हैलोजन का मतलब क्या, लवण बनाने वाला। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि ये जो हैलोजन है ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, कैसा होता है, लिक्विड होता है। यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन भी क्या है, वो भी हैलोजन है। और नाइट्रोजन आपका हैलोजन नहीं है, वो नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें, अच्छा इनकी वैलेंसी क्या होती है, -1 इनकी वैलेंसी होती है, यानी कि संयोजकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो नॉन मेटल है कौन सा, जो हमें तरल अवस्था में मिलता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है वह उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे।
एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करे। सॉरी। तो जो आपका अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करती है वो इनमें से कौन सा आपका क्या बोलते हैं ऑक्साइड है? पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सिलिकॉन ऑक्साइड और चौथा आ जाता है आपका टिन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो कैल्शियम हुआ, कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये तो आपके क्या हैं? कैल्शियम आपका हो जाता है मेटल। ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? हमेशा एसिडिक मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन है ये क्या हैं? ये आपके क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये जो टिन ऑक्साइड है यह आपका एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको टिन ऑक्साइड आंसर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे टिन बेसिकली होना क्या चाहिए? आपका एक बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में आपको यह एसिडिक ऑक्साइड भी मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? जितने भी आपके मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टिन ऑक्साइड होता है, ये टिन ऑक्साइड क्या मिलेगा आपको? अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों मिलता है, यानी कि एसिडिक प्लस बेसिक दोनों मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तर आपका टिन ऑक्साइड आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, इनमें से कौन सी चीज जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, बी है चारकोल, तीसरा है सूट और चौथा है हेमेटाइट। सूट होता है आपका क्या बोलते हैं उसको? कालिक। धुएं के कारण जो इकट्ठी होती है ना कालिक, वह। और लास्ट आ जाता है हेमेटाइट। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे जो हेमेटाइट होती है वह आयरन की एक और देखने को हमें मिलती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि हेमेटाइट ही आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप नहीं है। एलोट्रॉप का मतलब है क्या कि इसके अंदर होगा तो कार्बन ही, बस उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग प्रकार से अरेंज हुए होंगे, इस वजह से वह उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रही, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जैसा वो दिखाई देता है उसके भौतिक गुण वो क्या होते हैं? विभिन्न होते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलर्ड? कौन सी गैस आपकी कलर्ड होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो देखो जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं ये कभी कलर्ड गैस नहीं होंगी, और जो हैलोजन, क्लोरीन है यह क्या होती है? आपकी कलर्ड गैस होगी। ठीक है, ये कैसी गैस होती है? आपकी कलर्ड गैस होती है, हैलोजन होती है, यह नमक निर्माण में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? क्लोरीन गैस आपकी रंगीन गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पारा एक डैश है, मरकरी इज अ डैश। मरकरी इज अ डैश। ए सॉलिड, बी है लिक्विड मेटल, सी है आपका सॉलिड नॉन मेटल और डी है लिक्विड नॉन मेटल। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि जो आपका पारा होता है, यानी कि जब मैं मरकरी की बात करती हूँ तो यह मरकरी आपकी एक मेटल है, पहली चीज धातु है। दूसरी चीज हमें क्या मिलती है कि यह आपकी लिक्विड धातु होती है। तो यहाँ पे देखो पारा क्या हो जाएगा आपका? लिक्विड मेटल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से क्या हाइड्रोजन को, अरे एक सेकेंड, इनमें से क्या हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित करके लवण बनाएगा? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है और एक सॉल्ट बना देती है? सल्फर है, सोडियम है, सिल्वर है या फास्फोरस है? क्या उत्तर आएगा आपका इसका?
तो यहाँ देखो जो सोडियम होगा, यहाँ पे जो सोडियम होगा वह आपका क्या रहेगा, उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए अब अपनी क्लास को हम यहीं विराम देंगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, कल हम अपने इन सवालों को लेते हैं। आज कमेंट्स नहीं देख पाए, कोई दिक्कत नहीं, कल हम सारे कमेंट्स को देखते हैं और जो भी डाउट रहा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसी के साथ विदा लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।